आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब था रेगुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी जानदार का अपने जिस्म में आने वाले पानी और सॉल्यूट्स और जिस्म से वापस जाने वाले पानी और सॉल्यूट्स को रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी मिकदार को मेंटेन करना, ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और इस ऑस्मो रेगुलेशन के स्टाइल का दारोमदार कैसे करें, इसका दारोमदार उनके इन्वायरमेंट पर होता है। अब हर इन्वायरमेंट का अलग एक मसला है, उसी को समझने से पहले एक छोटी सी बात हम समझेंगे, वो है टोनिसिटी। फर्ज करें इधर एक बर्तन है, उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें एक सेल है, ये आपको मालूम है, हमारे जस्ट आपको याद है। दूसरा बर्तन है, तीसरा बर्तन है, हर बर्तन में एक जैसे सेल रखे गए। फर्ज करें इन सेल के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है, ये 4% सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है इनके साइटोप्लाज्म में। इस सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उतनी ही है जितनी सेल के अंदर है। तो इस सेल और इसके माहौल को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक कहेंगे। अगर दूसरे सेल की बात की जाए तो उसकी अपनी कंसंट्रेशन तो 4 है, बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 8-10 है, तो इसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक कहेंगे। इस बाहर के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 4 है, सॉल्वेंट 2% है, तो इस बाहर के माहौल को कहेंगे हाइपोटोनिक। अच्छा, नेचर में जो हाइपोटोनिक है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर दरिया, झीलें, नदी, नाले और तालाब वगैरह इनका पानी। और हाइपरटोनिक ये मेरीन वाटर है। मेरीन वाटर समंदर का पानी। समंदर के पानी में 3% मिनरल्स, 97% वाटर होता है। फ्रेश वाटर में 99.35% वाटर, 0.65% मिनरल्स होते हैं। तो ये फर्क है, इसलिए हाइपरटोनिक हो गया, वो हाइपोटोनिक हो गया। ये जो आइसोटोनिक है ये लैंड वाला इकोसिस्टम है। लैंड वाले इकोसिस्टम में बेसिकली ये टोनिसिटी का जिक्र ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पानी जिस्म के बाहर तो है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जानदार ने खुद ये मुकर्रर किया। अच्छा, अब इसका सेल पर क्या असर पड़ेगा? हर मॉलिक्यूल की ये खूबी है, जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन में वहाँ से कम की तरफ वो खुद बहुत मूव करता है। सॉल्वेंट मूव करे तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस हुआ, सॉल्यूट मूव करे तो हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। राइट? अब देखें, इस सेल में ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन होगा? नहीं होगा, थ्योरेटिकली नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अंदर बाहर बराबर हैं, तो कोई चीज़ क्यों मूव करेगी? तो ये आइडियल कंडीशन है। हर सेल चाहता है कि उसका बाहर का माहौल और उसके अंदर का माहौल आइसोटोनिक कंडीशन में रहे, ना हो तो उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। इस सेल के साथ क्या होगा? थोड़ा तवज्जो करना। इस सेल में सॉल्यूट्स अंदर जाने की कोशिश करेंगे, सॉल्वेंट यानी पानी बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या दोनों की रफ्तार बराबर होगी? नहीं, पानी की रफ्तार ज्यादा होगी। तो असल मसला है लॉस ऑफ वाटर। और अगर ये पानी बाहर आएगा तो सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल, और श्रिंक होने के बाद सेल मर जाएगा। इसलिए ये सेल अपना इंतजाम करेगा कि किसी तरह से आइसोटोनिक हो जाए। अब ये वाला सेल, इसका मसला इससे उलट है। यहाँ पानी बाहर से अंदर जाने की कोशिश करेगा, सॉल्यूट अंदर से बाहर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही बात है, रफ्तार किसकी ज्यादा होगी? पानी की। तो पानी जरूरत से ज्यादा अंदर जाएगा, सॉल्यूट्स कम बाहर निकलेंगे, तो सेल क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं लाइसिस। तो लाइसिस भी नहीं करना चाहता सेल, श्रिंकेज भी नहीं करना चाहता है, तो फिर ये दोनों नहीं करना चाहता, उसको क्या करना चाहिए? आइसोटोनिक कंडीशन लेना चाहिए। आइसोटोनिक कंडीशन में आएगा तो ये इससे बचेगा, वरना मारा जाएगा। अब देखते हैं मुख्तलिफ माहौल में जानदार ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। और यहाँ जानदारों से मुराद हम बड़े जानदार लेंगे, मसलन फिशेस को कंसीडर करेंगे, छोटे जानदारों का भी हिसाब किताब अलग है। सबसे पहले है फ्रेश वाटर।
फ्रेश वाटर के माहौल को हमने क्या कहा था? हाइपोटोनिक है ये, यानी बाहर पानी ज्यादा, एनिमल के जिस्म के अंदर मिनरल ज्यादा। और इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या होंगे? दो प्रॉब्लम्स होंगे। पहले, एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर, पानी जरूरत से ज्यादा अंदर दाखिल होगा। दूसरा, लॉस ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स जाया होने का चांस है। लेकिन पानी क्योंकि लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, इसलिए पानी की मूवमेंट की स्पीड ज्यादा होगी। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर है। इससे बचने के लिए, यानी पानी को जरूरत से ज्यादा अंदर दाखिल होने से रोकने और सॉल्यूट के जाया होने से रोकने के लिए इन्होंने सॉल्यूशंस निकाले हैं कुछ फ्रेश वाटर फिशेस ने। सॉल्यूशन नंबर 1 है, दे नेवर ड्रिंक वाटर। ये पानी की जो मछलियां हैं, मीठे पानी की, ये कभी भी पानी नहीं पीती। लेकिन मछली पानी के अंदर है तो पानी जिस्म के अंदर जाएगा, और उसको सांस लेने के लिए तो मुंह में पानी लेना पड़ता है ना। मुंह खोल के चलती है आगे, तो मुंह में पानी दाखिल होता है, गिल से बाहर निकलता है, लेकिन अंदर वजूद में नहीं जाएगा। उधर स्फिंक्टर्स लगे हुए जो पानी को अंदर नहीं जाना। तो इस तरह पानी नहीं पिएंगे तो ऑलरेडी जो पानी ज्यादा था वो अंदर रहेगा और बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, एलिमिनेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इनके किडनी के अंदर ऐसा इंतजाम है, जिस डक्ट से पानी को सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करना था वो छोटी है। छोटी होने की वजह से पानी का सफिशिएंट सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिया कम पानी ज्यादा, ऐसा यूरिन ज्यादा से ज्यादा मिकदार में खारिज किया जाए। तो जो एक्सेस पानी अंदर आ रहा था उस पर काबू पाने का ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स एंड म्यूकस। कभी किसी मछली को हाथ लगाया आपने, स्लिपरी होती है बहुत ज्यादा। ये फ्रेश वाटर वाली मछलियां हैं। सिर्फ फ्रेश वाटर मछली के जिस्म पर एक तो ये स्केल्स हैं, ऐसे ओवरलैपिंग स्केल्स, ये भी किसी हद तक रेजिस्टेंस शो करते हैं पानी के खिलाफ, अंदर आने नहीं देते। लेकिन इनके ऊपर थिक लेयर ऑफ म्यूकस लगी हुई, ये म्यूकस पानी को अंदर आने नहीं देती, इसीलिए ये मछलियां बहुत स्लिपरी होती। मेरीन वाटर वालों में ये नहीं है, म्यूकस नहीं होता। तो पानी रोकने के लिए इन्होंने 3 काम किए। पानी पिया ही नहीं, जो जा रहा है उसको जाने दिया, और बॉडी से अंदर आने के लिए म्यूकस का कवर चढ़ाकर उसको वाटर प्रूफ कर दिया किसी ने। अब मिनरल्स लॉस हो रहे हैं, उसका क्या करेंगे? दे प्रीफर टू ईट साल्टी फ्रूट्स। फ्रेश वाटर की मछलियां अमूमन वो खुराक खाने की कोशिश करेंगे जिसमें मिनरल्स ज्यादा हो, जैसे एलजी हैं, दूसरे तीसरे हैं। ये खा के जो नमक की कमी है, वो नमक से मुराद मिनरल्स की जो कमी है, सॉल्यूट्स की कमी, उसको पूरा करने की कोशिश करें। फिर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स, ये सॉल्यूट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जहां कम है वहां से ज्यादा की तरफ मूव कराएगा। सॉल्यूट्स अंदर से बाहर जाना चाह रहे थे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट खासतौर पर गिल्स के जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके उनको बाहर पानी में जो कम सॉल्यूट्स हैं उनको भी अंदर ले आए। तो इस तरह से इन्होंने हल निकाला, और यही सारा काम क्या कहलाएगा, ऑस्मोरेगुलेशन। समझ आ गया? ये फ्रेश वाटर फिशेस ने इस तरह से मैनेज किया। अब आगे देखते हैं मेरीन फिशेस क्या इंतजाम करती हैं। सर आयोनोसाइट्स क्या? हाँ, मैं बताता हूँ, अभी उसकी बारी नहीं आई थी। इनके गिल्स में मखसूस टाइप के सेल्स हैं जिनको आयोनोसाइट्स कहते हैं, उनके थ्रू ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हर सेल नहीं कर सकता। मखसूस टाइप के सेल्स हैं आयोनोसाइट्स, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके सॉल्यूट्स को बाहर से यानी पानी से अंदर बॉडी में मुंतकिल करते हैं। अब बारी है जी मेरीन वाटर मॉडल की। मेरीन वाटर का माहौल कैसा है? हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक की जिद है, फ्रेश वाटर से उलट है। इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं? इनका पहला प्रॉब्लम है लॉस ऑफ वाटर, पानी जिस्म से बाहर जाना चाहता है, और एक्सेस एंट्री ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट जरूरत से ज्यादा अंदर आना चाहते हैं। तो इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला है? पहला हल, ड्रिंक वाटर रेगुलरली, ये बाकायदगी के साथ पानी पीती रहती है ताकि जो जिस्म से अंदर से पानी बाहर जा रहा है उसको कंपनसेट किया जाए। एक चीज याद रखना, मछली को पूरे समुद्र से कंपेयर नहीं करना। यानी हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, हाइपरटोनिक का मतलब ये कह रहे हैं कि मछली के जिस्म में पानी ज्यादा है, समंदर में कम है। अगर मछली को डायरेक्ट समंदर से कंपेयर करो तो हम बेवकूफ लगेंगे। असल में क्या करना है, मछली के जिस्म के हिसाब से समंदर के पानी की क्वांटिटी को कंपेयर करना है, फिर वहां पर मछली के जिस्म में पानी ज्यादा, बाहर उस कंपेरिजन किए जाने वाले पानी में पानी की मिकदार कम और सॉल्यूट ज्यादा होता है। ये पानी पीते हैं और एलिमिनेट कंसंट्रेटेड यूरिन। इनके किडनी के अंदर जो यूरिनरी ट्यूब्यूल है वो लंबे साइज के, जिसकी वजह से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होता है। इसलिए जो यूरिन ये खारिज करते हैं उसमें यूरिन ज्यादा, पानी कम होता है, यूरिया ज्यादा, पानी कम होता है। यूरिया एंड वाटर कलेक्टिवली टर्म्ड एज यूरिन। तो सॉरी, कंसंट्रेटेड यूरिन खारिज करेंगे जिसकी वजह से पानी कम खारिज होगा, और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सॉल्यूट कहां से कहां जाएंगे? अंदर से बाहर, बाहर ऑलरेडी ज्यादा है ना जिस्म के मुकाबले में, तो अंदर से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे। किस जगह पर? दो जगह पर, गिल्स में और रेक्टल ग्लैंड। इनके पास एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको रेक्टल ग्लैंड कहते हैं, ये रेक्टम के साथ होता है। ये आसपास से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल के उसके जरिए बाहर निकालेंगे। लेकिन गिल्स में जो सेल्स होंगे वो यहाँ भी आयोनोसाइट्स होंगे। एक बात दोबारा सुन लेना, मिनरल्स का दोनों जगह एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन डायरेक्शन उलट है। फ्रेश वाटर वाले बाहर पानी से मिनरल्स को बॉडी में ला रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? बॉडी से मिनरल्स को बाहर फेंक रहे हैं। बाहर ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी कम से ज्यादा की तरफ भेजते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। सर बुक में फ्रेश वाटर एलिमेंट्स को हाइपरटोनिक और मेरीन वाटर को, ये क्लरिकल मिस्टेक्स है, बुक में गलत है। लेकिन एक और थोड़ा सा नुक्ता समझ में, मैं एक जुमले पर जोर दे रहा था। ये फर्ज करें एक सेल है, इसका ये सॉल्यूट है और ये बाहर सॉल्यूट है। जिस माहौल में सॉल्यूट कम होगा वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं माहौल हाइपोटोनिक है, सेल हाइपरटोनिक है। माहौल के लिए कहेंगे मेरीन वाटर का माहौल हाइपरटोनिक है, सेल उसके मुकाबले में हाइपोटोनिक है। जबकि फ्रेश वाटर का माहौल हाइपोटोनिक है, सेल हाइपरटोनिक है। ठीक हो गया, ये ध्यान में रखना। अब आते हैं लैंड की तरफ। लैंड वालों के मसाइल और हैं। लैंड के लिए तो हम आइसोटोनिक और क्या कहते हैं हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक कह नहीं सकते। लैंड का एक ही इशू है, प्रॉब्लम, वो क्या है? पेरियोडिकल शॉर्टेज ऑफ वाटर।
आप अपने ही इलाके को ज़रा साल भर में ऑब्जर्व करें या नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा। इस वक्त दरियाओं में पानी कम है, नदी नालों का पानी कम हो गया है, बहुत सारे चश्मे और नदी नाले खुश्क हो गए हैं और बारिश भी कम हो रही है। थोड़े अरसे के बाद जो गीलापन होगा वो भी आइस में तब्दील हो जाएगा, तो बर्फ तो होगी लेकिन पानी नहीं होगा। मार्च अप्रैल के बाद पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, जुलाई अगस्त में मानसून में पानी और ज़्यादा हो जाएगा, तो साल भर में पानी की मिकदार बराबर नहीं है। इसलिए लैंड वालों को पेरियोडिकल शॉर्टेज ऑफ वाटर का मसला है, ये इनका प्रॉब्लम है। तो इन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला है, मैं भूल न जाऊं इसलिए पहले लिख रहा हूं। सम आर कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। इसका मतलब है टॉलरेंस। बहुत सारे जो डिजर्ट्स वगैरह में रहने वाले एनिमल्स हैं वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। मसलन ऊंट के बारे में आपने सुना होगा, 1 हफ्ते तक पानी पिए बगैर रह सकता है। इसी तरह कई पौधे हैं सहरा वाले, ये पानी की कमी को बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह एक सहराई एनिमल है, कैंगरू रेट कहते हैं इसको, कैंगरू रेट। ये क्या करता है, अमूमन चूहे की दुम कैसी होती है, अमूमन थ्रेड लाइक, यानी ये चूहा है तो इसकी दुम अमूमन होती है ऐसे रस्सी की तरह। लेकिन जो कैंगरू रेट है इसकी टांगे काफी ऊंची हैं और इसकी दुम बुशी है, बिल्ली जैसी दुम है। सहरा में रहती है, कभी पानी नहीं पीती। सांस लेते वक्त जब कुछ नहीं करना हो ना, सांस लेते वक्त दुम को नाक पर रखती है। उसकी वजह क्या है, सांस के जरिए भी जो थोड़ा बहुत पानी बाहर निकलता है, नमी, वो इस दुम के जरिए दोबारा चल सकता है। ये एनहाइड्रोबायोसिस, ये कभी पानी पीते ही नहीं, लेकिन ये क्या करेंगे फिर, ईट सक्यूलेंट प्लांट्स। ये उन पौधों को खाने की कोशिश करते हैं जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो। तो जैसे डिजर्ट में कौन सा पौधा ज्यादा है, कैक्टस। कैक्टस के अंदर इतना पानी है कि आप निचोड़ेंगे तो पानी निकलेगा, ये खाएंगे तो पानी उधर से निकलेगा। इसी तरह मोस्टली डिपेंड ऑन मेटाबॉलिक वाटर, यानी ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से क्या होगा, पानी बनेगा बहुत सारा, C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद तो ये ग्लूकोज बन जाएंगे। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी निकलेगी। एक ग्लूकोज से 6 पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। इस पर ये डिपेंड करता है और इस तरह से इनको पानी की कमी का एहसास नहीं होता। इसी तरह बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। बिहेवियरल चेंजेस में ये क्या करेंगे, बहुत सारे हो जाते हैं नॉकटर्नल। नॉकटर्नल उन एनिमल्स को कहा जाता है जो रात को एक्टिव होते हैं। दिन को धूप पड़ती है, धूप की वजह से पसीना आएगा तो पानी जाया होगा, इसलिए दिन भर ये बरोज के अंदर रहेंगे। बरोज जमीन के अंदर, और बरोज भी इस तरह के टनल्स बनाते हैं ये वाले एनिमल्स, जो काफी घूमा हुआ हो। इधर अंदर छुपेंगे तो यहाँ अगर पानी थोड़ा सा निकला भी तो इधर ही रहेगा, नमी रहेगी, वो ये वापस आ सकता है। रात को एक्टिव होंगे, बिल से बाहर आएंगे, बरोज से बाहर आएंगे तो रात को पसीना इतना नहीं आएगा, वाटर लॉस मिनिमाइज होता है। तो ये इस तरह से लैंड वालों ने भी इंतजाम किया। यहाँ से हमें क्या अंदाजा हुआ कि जो एनिमल ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं वो अपने माहौल के हिसाब से इंतजाम करते हैं, सबका स्टाइल एक जैसा नहीं। अब 2 जुमले और सुन रहे फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। इनवर्टेब्रेट्स, फ्रेश वाटर इनवर्टेब्रेट, मैरीन इनवर्टेब्रेट्स और सर्टेन फिशेस, हार्ड फिशेस, लेम्प्रेज वगैरह, ये
जैसा बाहर का माहौल वैसे जिस्म का माहौल मेंटेन करते हैं। उनको कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। क्या कहते हैं उनको? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स विच नेवर ऑस्मो रेगुलेट। माहौल जैसा है वैसे ही कंसंट्रेशन सॉल्यूट की जिस्म में रखी, पानी की बोतल रखी, वो हो। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स आइदर फ्रेश वाटर और मेरीन, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर। ये जो हमने तब दो या सॉल्यूशंस इनके पेश किए, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स के थे, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के नहीं थे। ऑस्मो कन्फॉर्मर कौन से हैं? दे नेवर रेगुलेट solute and solvent concentration of their bodies according to environment, but they keep internal environment in isotonic condition with external environment. बाहर जितना पानी, जितना सल्यूट है वही उतना ही पानी अंदर, और सल्यूट भी उतने ही अंदर मेंटेन करेंगे। ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे, बाकी ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया बेटा?